नमस्कार दोस्तों, मधुसूदन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चल रही है यूपीएसआई में रैंक की लड़ाई। और रैंक की लड़ाई के लिए हमारा यूपीएसआई के साथ में कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरपीएफ और अन्य एग्जामों के लिए जहां जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन आता है, हमारी आज की क्लास वहां के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सब लोग ध्यान से जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं हमारे संविधान का। आपको मालूम है कि संविधान में जो 22 भाग है, उन 22 भागों में से जो पहला भाग है जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और उसके क्षेत्र को आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो संविधान के भाग नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि संघ और उसका क्षेत्र, जो संविधान का पार्ट नंबर 1 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलता यह है कि हर पेपर में, चाहे यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपीएसआई हो, जीडी हो, आरपीएफ हो, बैंक हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, यहां तक कि कैट जैसे एग्जाम में भी ये जो हमारा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 नंबर हमें देखे जाता है। तो आज के 1 से 2 नंबर अपने फिक्स कीजिए, और यूपीएसआई में तो 2 नंबर तक भी ये आसानी से पहुंचा सकता है। तो आज जुड़ जाइए, शुरू करते हैं। देखो, भाग नंबर 1 का एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में क्या लिखा है। तो भाग 1 में लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड, उसके की अंग्रेजी आप सबको पता है, यूनियन एंड इट टेरिटरी एंड स्टेट, इट्स टेरिटरी। जो यूनियन और उसके राज्य है, ये संविधान के भाग नंबर 1 में है। देखो, हमारे संविधान में जो भाग नंबर 1 शामिल किया गया है, तो क्वेश्चन आता है नॉर्मल कि भाग नंबर 1 जो शामिल किया गया है, उससे शामिल करने का क्या उद्देश्य था। पहली इंपॉर्टेंट बात कि संविधान में भाग नंबर 1 को शामिल करने का उद्देश्य क्या था। देखो, इसका उद्देश्य था, ध्यान रखना आप सभी, इसका उद्देश्य था कि भारत का नाम, स्वरूप, विस्तार, राज्य बनाने की प्रक्रिया और इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं के लिए हमने संविधान में भाग नंबर 1 जोड़ा कि नया राज्य बनाना हो या नाम में बदलाव करना हो। ठीक है, नए राज्य बनाना, नए राज्य है, ये कौन सा राज्य है, नए राज्य बनाना या नाम में बदलाव करने के लिए जो संविधान में आता है वो भाग नंबर 1 आता है। तो भाग नंबर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा इंडिया है, उस इंडिया का नाम क्या है, कैसे इंडिया रखा गया है, इंडिया है या भारत है या हिंदुस्तान है या आर्यवर्त है, उसका स्वरूप कैसा है, ठीक है, उसका विस्तार कहां से कहां तक है इंडिया का, आगे नए राज्य बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, यदि कोई नया राज्य हमारे शामिल होना है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, या नाम में बदलाव जो होता है वो किस प्रकार होता है। तो आज इस क्लास को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे संविधान में समझना कि भाग नंबर 1 जो है उसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि संविधान के भाग नंबर 1 में कहां से अनुच्छेद कहां तक है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक लिखा हुआ है और नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो बात करते हैं, देखो आगे हमारे संविधान में जो आर्टिकल है, जिसे बोलते हैं अनुच्छेद नंबर 1, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत ज्यादा विवाद होता है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस वाले आर्टिकल पे आपको मूवी भी देखने की मिलेगी। क्या मिलेगा? मूवी। देखो, इसमें इसका जो नाम है वो है नाम व क्षेत्र, नाम व क्षेत्र। नाम व क्षेत्र मतलब है कि भारत का नाम क्या है और भारत में कौन कौन शामिल क्षेत्र होंगे। देखो, इसमें आधिकारिक रूप से भारत को संविधान के आर्टिकल 1 में 2 नाम दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि आधिकारिक रूप से 2 नाम हमें मिलेंगे। कितने नाम मिलेंगे? 2 नाम। पहला नाम हमारे देश का मिलता है इंडिया, और दूसरा नाम है हमारा आधिकारिक भारत। और यदि कोई पूछे
कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो ऐसा लिखा हुआ है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में। देखो आर्टिकल 1 में क्या लिखा कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है, इंडिया ही क्या है? भारत है। तो इंडिया दैट इज ए भारत shall be a union of state, यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब हो गया कि हमारे देश का जो इंडिया है वही भारत है, जो इंडिया है वही भारत है, वह राज्यों का सम्मिलित रूप है, यूनियन ऑफ स्टेट। देखो ध्यान रखना, हमारे संविधान में इसे बोलते हैं भारत दैट इज इंडिया, और इसे हिंदी में लिखते हैं भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। कि भारत जो है जिसे बोलते हैं भारत या इंडिया, तो क्वेश्चन तो ये मिल जाता है पहला कि संविधान के आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ कि हमारे देश का नाम भारत या इंडिया है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर, संविधान के भाग नंबर 1 में। कौन से में लिखा हुआ है? भाग नंबर 1 में। लेकिन बात ध्यान रखना, देखो वहां एक शब्द आया है बार बार, आपको हम देखा यूनियन, यूनियन को बोलते हैं संघ, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में इस यूनियन शब्द को जानबूझ के शामिल किया गया है। देखो संघ की एक अंग्रेजी होती है, संघ को कभी कभी फेडरेशन बोल देते हैं, लेकिन हमारे संविधान में फेडरेशन शब्द को शामिल नहीं किया गया बल्कि संघ को शामिल किया गया है। इसके पीछे भी हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत बड़ी पृष्ठभूमि थी कि संघ में हम यूनियन शब्द को क्यों करेंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि जब कोई स्टेट कहीं से भी किसी भी तरीके से समझौते से ना बना हो। अर्थात आर्टिकल 1 में लिखा कि भारत अविभाज्य संघ है, अविभाज्य संघ है। कैसा संघ है? अविभाज्य संघ है। अविभाज्य का मतलब हो गया कि भारत का जो भारत संघ है इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। जबकि राज्य विभाज्य है, मतलब हमारे देश में जो संघ है वो अविनाशकारी है, उसका हम नाश नहीं कर सकते, संघ को नहीं तोड़ सकते। भारत के देश को बोला गया कि पार्लियामेंट भी चाहे तो हमारे देश के तोड़ के 2 भाग नहीं कर सकती, तोड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या है कि राज्य विभाज्य है, अर्थात राज्य विनाशकारी है। राज्य कैसे है हमारे देश में? विनाशकारी है। राज्यों का विनाश किया जा सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं किया जा सकता। तो बड़ा ध्यान से रखना कि भारत जो है एक अविभाज्य संघ है, जबकि राज्य के हमारे यहां पर कैसे है? विभाज्य है। और ये सब कहां पर लिखा हुआ है? संविधान के 1 नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी राज्य है, जैसा भारत का कोई भी राज्य है, भारत का कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं दिया गया कि भैया तुम संघ से अलग हो जाओ, सब राज्यों को भारत में शामिल रहना पड़ेगा। तो भारत में आर्टिकल 1 इंपोर्टेंट है। और देखो तो हमारे यहां पर आर्टिकल 1 में कुछ बातें और बताई गई है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 1 में देखते क्या क्या बातें और बताई गई है। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत जो क्षेत्र है, बोला गया कि भारत का क्षेत्र क्या है? भारत का क्षेत्र, जो भारत का क्षेत्र है, मैंने बताया था कि भारत के क्षेत्र का वर्णन भी संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में ही किया गया है। भारत के क्षेत्र में बोला गया है कि भारत में 3 तरीके के क्षेत्र होंगे, 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 1 में कितने प्रकार के क्षेत्रों का वर्णन है? 3 प्रकार के क्षेत्र। पहला होगा
दूसरा राज्यों के क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र, पहला कौन सा है, राज्यों के क्षेत्र। राज्यों का क्षेत्र हो गया भारत के सभी राज्य, भारत के सभी राज्य। तो यदि कोई कहे कि भारत के सभी राज्यों के नाम कौन से अनुच्छेद में लिखे हुए हैं, तो अनुच्छेद नंबर 1 में लिखे हुए भारत के सभी राज्य। दूसरे है संघ शासित क्षेत्र, जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, यूटी, जैसे दिल्ली, जो संघ शासित क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल किए गए। और तीसरा क्षेत्र वो वो प्रकार का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो भारत द्वारा अधिकृत है, एक्यूफाइड है, जो भारत द्वारा अधिकृत है, जिन पे भारत ने कब्जा किया हुआ है या अधिकृत है, जैसे गंगोत्री हमारे भारत का है, अंटार्कटिका पे आपको पता है एक रिसर्च सेंटर है, वो क्षेत्र भी भारत का है। तो जब भारत का क्षेत्र को 3 भागों में है, राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 में क्या क्या है समझना, देखो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत का नाम, क्या लिखा हुआ, भारत का नाम। और भारत का नाम क्या, दैट इज भारत, दैट इज इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अगली बात है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लेना कि भारत का कोई भी राज्य भारत क्षेत्र से अलग नहीं हो सकता, अर्थात संघ क्षेत्र से भारत का कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। वो कहां पे लिखा था हमने, देखो यहां पर है, ठीक है, कि भारत जो है एक अविभाज्य संघ है, जबकि उसके राज्य विभाज्य है। कौन से आर्टिकल में है, 2 में। आर्टिकल 3 की बात करते हैं, आर्टिकल 2 की बात देखो, संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है, बड़े ध्यान समझना बेटा। अनुच्छेद 2 में इसमें लिखा हुआ है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, सिंपल बात क्या है, देखो सिंपल बात लिखी हुई है कि भारतीय संसद भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है, ठीक है, उनका नाम भी रख सकती है, नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है, शामिल कर सकती है, अर्थात नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, स्थापना कर सकती है। भारत में यदि कोई नया राज्य बनना है तो उसकी स्थापना का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए 1975 में एक बना सिक्किम राज्य, कौन सा बना, सिक्किम भारत संघ में शामिल हुआ, भारत संघ में शामिल हुआ। हमारे देश में पहले सिक्किम नहीं था, तो सुन देखो, जब हमारा देश बना था तो 1975 तक हमारे देश में सिक्किम नहीं था, बल्कि सिक्किम कुछ समय पहले तक एक शहर राज्य है और एक अलग देश था। लेकिन 1975 में हमने इसे अधिकृत कर लिया और अपने भारत का संपूर्ण राज्य बना लिया। जैसे 1961 में गोवा, दमन दीव को हमने शामिल किया। ये भी जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये भी हमारे देश में नहीं थे, इनको भी हमने शामिल किया है। तो क्वेश्चन था कि भाग नंबर 2 में क्या है कि नए राज्य मतलब ऐसे राज्य है जो आज तक भारत संघ में नहीं है, उन राज्यों को भी संसद भारत संघ में प्रवेश कर सकती है, नए स्थापना कर सकती है। और आज तक हुआ है, जैसे सिक्किम हुआ है, गोवा हुआ है, या फिर अंडमान निकोबार हुआ, सॉरी दमन द्वीप हुआ है, इस प्रकार के नए राज्य भारत संघ में शामिल हुए हैं। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है ये, आर्टिकल नंबर 2 में। आगे बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर 3 की बात करेंगे। कौन से अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 3 की बात करते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अनुच्छेद 3 में क्या लिखा हुआ, अनुच्छेद में 3 में लिखा है कि नए राज्यों का गठन और सीमा में परिवर्तन। नए राज्यों का प्रवेश नहीं है यहां पर, यहां पे गठन है। प्रवेश का मतलब होता है कि वो है ही नहीं, प्रवेश का मतलब वो है ही नहीं, जैसे सिक्किम हमारे भारत में नहीं था उसे शामिल कर लिया तो वो हुआ प्रवेश। लेकिन यहां लिखा नए राज्यों का गठन व सीमा में परिवर्तन। कोई राज्य है उसकी सीमा बदलनी है, हमारे भारत में ही है कोई जमीन उसमें नया राज्य बनाना है तो उसकी प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 3 में दी गई है। देखो आर्टिकल 3 में क्या क्या बताया गया है उसको समझते हैं बड़े ध्यान से। कौन से में? आर्टिकल नंबर 3 में। इसमें लिखा हुआ कि संसद निम्न कार्य कर सकती है, निम्न कार्य कर सकती है। कौन कौन से कार्य कर सकती है वो समझते हैं। तो इसका मतलब आ गया कि नए राज्य केवल संसद बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद। पहला कार्य, देखो सुना, जो पहला कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कर सकती है। इसमें लिखा नए राज्य बना सकती है, नए राज्य बना सकती है। तो इंपॉर्टेंट है कि संसद को अधिकार दिया हुआ है कि वह नए राज्य बना सकती है, नए राज्य का बना सकती। दूसरा बेटा, नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है संसद। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है किसी राज्य का विनाश कर सकती है, किसी राज्य का विनाश। विनाश का मतलब ये नहीं है कि राज्य को मार रहे हैं, विनाश मतलब राज्य को तोड़ना, राज्य का विनाश कर सकती है। मतलब जो राज्य है उस राज्य के से हटा हटा के 2-3 राज्य बना दे। जैसे एक बॉम्बे एक राज्य था, उससे महाराष्ट्र अलग बना दिया, गुजरात अलग बना दिया, बॉम्बे राज्य कोई जानता ही ना है, तो बॉम्बे राज्य का क्या हो गया? विनाश हो गया। और ये सब करते हुए, ये सब पार्लियामेंट ही करती है। कौन करती है? पार्लियामेंट। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इनको करते हुए संसद किसी से पूछती नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति और संसद इन सबको काम कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग राज्य बना दिया, को राज्य बनाया, तो बना दिया तो कर दिया विनाश आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना बना दिया। तो नए राज्य का बना सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का विनाश कर सकती है। कौन? इंडियन पार्लियामेंट अर्थात भारतीय संसद। कौन से आर्टिकल में है ये? आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल 4 देखते हैं। देखो आर्टिकल 4 में बड़े ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4 में क्या? देखो इसमें लिखा हुआ है कि संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। किसको नहीं माना? बात करते हैं। देखो संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें सिंपल बोला गया है कि अनुच्छेद, सिंपल क्या है कि अनुच्छेद 2 व 3 में हुए कार्य, जो कार्य हुए, नए राज्य बनाया है, नए राज्य को तोड़ा है, नाम में परिवर्तन किया है, सीमा में परिवर्तन किया है, इन सबको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इनमें अनुच्छेद 368 की जटिल व्यवस्था लागू नहीं होगी। देखो 368 में लिखा हुआ है कि यदि कभी कोई परिवर्तन होता है 368 लागू होता है,
लेकिन बोला गया कि जब ये वाला नाम में परिवर्तन होगा, सीमा में परिवर्तन होगा, नए राज्य बनाएगा, तो 368 की जटिल प्रक्रिया लागू नहीं होगी, अर्थात साधारण बहुमत से परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए कोई जटिल प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो समझना आपको आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं बड़े ध्यान से। देखो क्विक रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 1 में क्या है कि भारत अर्थात दैट इज इंडिया, भारत और इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, एक संघ होगा, मतलब संघ अविनाशकारी होगा, संघ तोड़ा नहीं जाएगा, विनाश नहीं किया जाएगा, जबकि राज्य विनाशकारी होंगे, राज्य विनाशकारी होंगे, राज्य का विनाश हो सकता है। आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश का मतलब हो गया कि जो भारत संघ में नहीं है, जैसे पाकिस्तान नहीं है, उसे जीत के हम शामिल कर सकते हैं, तो आर्टिकल 2 में आएगा वो। 3 में वह है नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, जैसे हमारा भारत यूपी है, यूपी से तोड़ के 4 राज्य बना दी जाए तो वो नए राज्य का निर्माण आएगा। और आगे लिखा 4 में कि 2 व 3 में यदि कोई परिवर्तन होगा, कोई चेंजिंग होगी, तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और ऐसी प्रक्रिया साधारण बहुमत से होगी, साधारण बहुमत से होगी। तो ध्यान रखना आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हमेशा एक क्वेश्चन मिलता है कि कैसे कैसे होता है, कैसे नहीं होता। अब देखो यदि कोई कहे कि भाई नए राज्य का गठन कैसे होगा, अब पढ़ते बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स कि नए राज्य का गठन कैसे होता है। देखो अब हमें हेडिंग डालना है नए राज्य के गठन की प्रक्रिया, गठन की प्रक्रिया 5 चरण में पूरी होगी। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं भैया। कोई भी राज्य बनाना है, किसी भी राज्य गठन करना है, ठीक है, कोई भी राज्य किसी प्रकार कंडीशन करनी है तो 5 तरह की प्रक्रिया होती है। पहला होता है एक संसद का प्रस्ताव, संसद का प्रस्ताव। संसद का प्रस्ताव मतलब ये हो गया कि जब भी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी में से भी एक में संसद में यह प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से शुरुआत प्रक्रिया की जाती है कि हम यूपी के तोड़कर 4 राज्य बनाने हैं। तो पहला तो है संसद में प्रस्ताव, किसकी ओर से रखा जाएगा बेटा? ये रखा जाएगा केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से प्रस्ताव आएगा, ठीक है, केंद्र सरकार से प्रस्ताव आएगा कि भैया हम नया राज्य बना रहे हैं। और ये प्रस्ताव बेटा लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी आ सकता है, या तो लोकसभा में आएगा या फिर राज्यसभा में, कि हमें एक नया राज्य बनाना है, या यूपी को तोड़ के 2 राज्य बनाने हैं, 4 बनाने हैं, झारखंड से हमें 2 राज्य बनाने हैं, हरियाणा और पंजाब को जोड़ 1 राज्य बनाना, या पंजाब से भी 2 राज्य बनाने हैं। पहला। दूसरी बात बेटा, दूसरी है राष्ट्रपति की सिफारिश, राष्ट्रपति की सिफारिश। बिना सिफारिश के तो कुछ काम होता ही ना है, और राज्य बनाने में भी राष्ट्रपति की सिफारिश की बात की गई है। कहा गया है कि बिल को संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। बिल को संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, जिसे राष्ट्रपति ने कहा अनुमति चाहिए, सॉरी सिफारिश नहीं, अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। अगर राष्ट्रपति ने कहा कि भाई ये बिल आप रख दो, हम हरियाणा को तोड़कर 2 राज्य बनाएंगे, तो टूटेगा, और कहा नहीं रखा तो नहीं टूटेगा। तीसरी बेटा, फिर राष्ट्रपति देखो
पहले ये राष्ट्रपति ने कहा कि चलो रख दो, इन्होंने लोकसभा राज्यसभा में रख दी, और फिर जैसे यूपी को तोड़ना है तो संबंधित राज्य की विधानसभा को प्रस्ताव भेजा जाएगा कि जो भी कोई राज्य होगा उस राज्य की जो विधानसभा होगी वहां प्रस्ताव भेजा जाएगा। और प्रस्ताव क्या होगा, देखो कहते हैं कि वहां जाएगा प्रस्ताव, प्रस्ताव विधानसभा में गया, जैसे यूपी की विधानसभा में गया, सभी विधायकों ने मिलकर चर्चा करी और विधायकों ने सलाह दी कि यूपी को तोड़ो मत। देखो यूपी को तोड़ो ना तोड़ो, ये विधानमंडल के पास, विधानसभा के पास भेजा जाता प्रस्ताव है, परंतु राष्ट्रपति या संसद उस प्रस्ताव को माने अनिवार्य नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी है। आपको बता दिया जा रहा है कि आपका राज्य टूटना है या फिर जुड़ना है, तो पहुंचा दिया जाता है एक तरीके से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए राज्य प्रवेश की प्रक्रिया में पहुंचा। आगे बोलते हैं चौथा चरण जो होता है कि संसद में पास होगा, संसद में बिल पास होगा, फिर वो संसद में वोटिंग होगी, और जब वोटिंग होगी सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर साधारण बहुमत से वोटिंग होगी, इसमें 368 नहीं लगेगा। ठीक है, और जब वोटिंग हो जाएगी तो पांचवी प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे इसमें, और हस्ताक्षर होने के बाद कोई भी राज्य बन जाएगा। तो राज्यों को राष्ट्रपति स्वीकृति मिलने के बाद वह कानून बन जाता है, और कानून बनने के बाद वह राज्य बन जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि कानून बनने के बाद राज्य बन जाता है। तो याद रहेगा वह कि किसी भी राज्य को बनाने की जो प्रक्रिया है वो 5 चरणों में कंप्लीट होती है। आगे बात क्या करते हैं हम भारत की। देखो भारत के मामले में क्या है, बड़ा ध्यान दोगा। देखो भारत के मामले में क्या है कि आज का जो हम भारत देखते हैं, क्या वो भारत ऐसा ही था, समझना। देखो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक योजना आई थी जिसे बोलते 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना। और जब ये योजना आई थी तो कहा था अंग्रेजों ने कि हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं, तो भारत में 3 कंडीशन उन्होंने रखी थी। पहला था कि एक भारत देश बनेगा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। दूसरी थी कि एक पाकिस्तान देश बनेगा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। और तीसरी थी कि देशी रियासत भारत व पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती है, कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाए और वो चाहे तो पाकिस्तान में जाए, या स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो देशी रियासत है उस समय की 565 के करीब रियासत, कि वो चाहे तो भारत में हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में हो जाए, या स्वतंत्र रह जाए। अब यही लोचा है। देखो जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक देश पाकिस्तान बना, एक भारत बना, वो दिक्कत वाली बात नहीं था। मैटर आया सबसे बड़ी दिक्कत इन देशी रियासतों का, क्योंकि इन देशी रियासतों में से मैक्सिमम रियासत तो कह रही थी कि हम भारत में शामिल हो जाएंगे या पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, लेकिन कुछ रियासत ऐसी भी थी कि ना तो वो पाकिस्तान में शामिल होवे ना भारत में शामिल होवे। वो कह रहे कि ना जी हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हमें तो स्वतंत्रता का भी ऑप्शन दिया गया है। देखो बेशक लास्ट में दिया गया हो लेकिन ऑप्शन तो दिया गया है। तो ध्यान रखना हमारे इन 565 में से 562 रियासत तो आसानी से भारत संघ में शामिल हो गई। ठीक है, कुछ दबाव के कारण कुछ आसानी से शामिल होगी, लेकिन 3 रियासतों ने शामिल होने में बड़ी दिक्कत कर दी। और जो 3 रियासतों ने शामिल करी उनकी बात करते हैं। उनमें 3 रियासत है। एक रियासत थी जूनागढ़, एक रियासत थी कश्मीर,
और एक रियासत थी हैदराबाद। ये 3 रियासत भारत संघ में शामिल होने से मना कर रही थी। देखो ये तीनों की कंडीशन अलग अलग थी। जैसे जूनागढ़ वर्तमान के गुजरात में पड़ता है, और जूनागढ़ रियासत में एक मुस्लिम राजा थे जिसका नाम था नवाब महतब खान। ये जूनागढ़ रियासत के भैया राजा थे, और इनका मानना यह था महतब खान जी का कि यदि हमें शामिल होना है तो या तो हम होंगे पाकिस्तान में, यदि पाकिस्तान में शामिल नहीं होते तो हम रहेंगे स्वतंत्र। अब यही मैटर था कि इसको शामिल कैसे किया जाए। कहते यह है कि इसके जो राजा थे महतब खान से पटेल जी ने काफी बात की, और पटेल जी ने उनसे ऑफर भी दिया कि महतब जी आप जो है इंडिया में शामिल हो जाओ, आपका भला होगा। लेकिन महतब इंडिया में शामिल होने के लिए नहीं माना। तो कहा जाता है कि इस पर एक सिक्योरिटी रूप से, गुप्त रूप से एक सैनिक अभियान शुरू किया गया, और जब सैनिक अभियान शुरू किया गया तो महतब जो खान था ये भाग के पाकिस्तान चला गया। अब दुनिया ये ना कहे कि भैया महतब खान को भारत ने पीट के भगा दिया, इसलिए भारत सरकार ने वहां जनमत संग्रह कराया, वहां जनता से वोटिंग करवाई, और हमने कहा दुनिया को कि जनमत संग्रह के आधार पर 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ रियासत भारत संघ में शामिल हो गई। क्या तारीख को? 20 फरवरी 1965 को। दूसरी रियासत थी जिसका नाम था कश्मीर। कश्मीर रियासत के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। राजा हरि सिंह का मानना यह था कि मुझे रहना है स्वतंत्र। उसके पीछे इनके दो तर्क थे। ये कहते हैं कि यदि मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा तो पाकिस्तान है एक मुस्लिम देश। कैसा देश है? मुस्लिम देश। और मुस्लिम देश कभी भी एक हिंदू राजा को स्वीकार नहीं करेगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि यदि मैं हिंदुस्तान में शामिल होऊंगा तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नेहरू है जो समाजवादी व्यक्ति है, वो राजा महाराजा को शामिल नहीं करेंगे, इसलिए मैं कहीं भी शामिल नहीं होता। लेकिन जब इसको कहीं भी शामिल ना होगा तो कहते हैं कि 22 अक्टूबर 1947 को इस पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। और जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो कहा जाता है कि इसने एक लेटर लिखा। क्या लिखा? लेटर लिखा। और लेटर लिखने के बाद मतलब विलय पत्र के द्वारा इसने कह दिया कि मुझे भारत में शामिल होना है। और 26 अक्टूबर 1947 को ये सारी कंडीशन हो रही थी कि ये भी जूनागढ़ रियासत भी के बाद में जो कश्मीर रियासत है वो भी भारत संघ में शामिल हो गई। उसके बाद बोलते हैं कि 1948 में ये मामला यूएन में चला गया, और तब से लेके आज तक ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, अंतर्राष्ट्रीय केस है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत के जो मुस्लिम राजा थे उस्मान अली जी। क्या नाम था? उस्मान अली। हाँ, वेरी गुड, उस्मान अली। उस्मान अली की एक जिद थी कि या तो मैं होऊंगा भारत में शामिल या तो होऊंगा मैं पाकिस्तान में शामिल या होऊंगा ही नहीं। तो यहाँ की 85% जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन राजा मुस्लिम था और ये चाह रहा था कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान में। कहा जाऊंगा? पाकिस्तान में। तो अब ये पाकिस्तान में ना जाए इसके लिए पहले समझौते किए गए, और फिर बाद में हमने पुलिस कार्रवाई द्वारा 17 सितंबर 1948 को पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया जिसे बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो द्वारा पुलिस ने इसे कोट कोट के भारत में शामिल करा दिया। तो भारत संघ में यह भी शामिल हो गया। तो 3 रियासत ऐसी है जो भारत संघ में हथियारों के बल पर अर्थात पुलिस एक्शन के बल पर शामिल की गई है। कितनी रियासत है? 3 रियासत है। और इन 3 रियासत के बाद जब भारत संघ में शामिल हो भी गई तब भी एक झगड़ा था कि भारत में कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। फिर भी एक झगड़ा चल रहा है कि भारत में कितने राज्य बनाए जाए। तो कहते हैं कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो अधिकतर लोगों की मांग यह थी कि राज्य का आधार क्या होगा। राज्य बनाने का
आधार क्या होगा। तो राज्य बनाने के आधार के मैटर पे हम बोलते हैं कि हमने राज्य बनाने के आधार पे कुछ बातें की गई कि राज्य भाषा के आधार पे बनेंगे या प्रशासनिक आधार पे बनेंगे या फिर भौगोलिक आधार पे बनेंगे। तो बड़ा विचार आया, मैक्सिमम लोगों की मांग थी कि राज्य जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर राज्य बने या ना बने, इसके लिए कमेटी बनाई गई। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। और संविधान सभा ने जो कमेटी बनाई उसका नाम था एस.के. धर आयोग। और फिर ऐसी एक कमेटी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने। उस कमेटी का नाम था, ध्यान रखना आपको, जेवीपी आयोग। जेवीपी का मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया। और इन तीनों ने मिलकर भी अपना आयोग बनाया। और इन दोनों आयोगों ने एक बात की जो इंपॉर्टेंट जो नोट है, वो नोट यह है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, केवल प्रशासनिक आधार पर बनेगा। और इस प्रकार से भारत में जो शुरुआती राज्य थे वो केवल प्रशासनिक आधार पे थे। और फिर उस समय हमने राज्यों की 4 कैटेगरी बांटी हुई थी। कुछ राज्यों को बोला गया ए कैटेगरी के राज्य, कुछ को बी, कुछ को सी और कुछ को डी। लेकिन आज भी मैक्सिमम लोगों की डिमांड थी कि राज्य बनना चाहिए भाषा के आधार पर। और एक ऐसी डिमांड 1952 में आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्री रामलल्लू जी द्वारा बड़े ही जोर पे पकड़ी कि तेलुगु भाषा के आधार पे एक राज्य बनना चाहिए। कौन सी भाषा के आधार पे? तेलुगु भाषा पे। भाई ये बैठ के धरने पे, प्रदर्शन पर इन्होंने कर दिया अनशन। और कहा जाता कि 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। और जब इनकी मृत्यु हुई तो बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन हुआ, दंगे हो गए पूरे आंध्र प्रदेश में। और जब दंगे हो गए तो तेलुगु भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना। तो पूछता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना है इंडिया में वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश हुआ है। और कब बना है? 1 अक्टूबर 1953 को। जैसे ही ये आयोग बन गया, जैसे ही ये राज्य बन गया, उसी प्रकार से राज्यों के गठन को लेके अन्य मांग भी उठने लग गई। तो फिर कहते हैं कि 1953 में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। और ये बनाया, इसके अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसे कभी कभी फजल अली आयोग बोलते हैं। और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। और इसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर एक अधिनियम आया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इस अधिनियम के अनुसार राज्यों की ए बी सी डी की व्यवस्था समाप्त कर दी। कहा गया कि अब ना तो कोई ए प्रकार के राज्य होंगे, ना बी प्रकार के, ना सी प्रकार। और इसके बाद
14 राज्य है वह 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही 1956 में, कब भैया जी, 1956 में हमारे देश में 14 राज्य है और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब जो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उनका जो नाम है, जैसे पहले जो बनाया गया 1960 में, 1 मई 1960 को बनाया गया गुजरात राज्य। कौन सा राज्य बनाया गया? गुजरात राज्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात राज्य बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है ये भी। फिर उसके बाद देखो बॉम्बे राज्य था भाई पहले, बॉम्बे राज्य को भाषा के आधार पर तोड़ दिया, गुजराती का गुजरात, मराठी का मराठ बना दिया। तो 1 मई 1960 को 2 राज्य बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 15वां राज्य बना था और ये 16वां राज्य बना था। उसके बाद 17वां राज्य है, हमने नागालैंड को बनाया, जो 1 दिसंबर 1963 को बना, असम से अलग होकर बना था। ये जनजाति पहचान थी इसकी, कि इनकी पहचान बिल्कुल अलग है। फिर हरियाणा भाषा के आधार पे हमने पंजाब से अलग करके हरियाणा को राज्य बनाया 1966 में, भाषा के आधार पर कि हिंदी वाला अलग होगा, हरियाणा वाला, तो हरियाणी भाषा को हिंदी भाषा। हिमाचल बना प्रशासनिक सुविधा के आधार पे, पहाड़ी क्षेत्र था। मेघालय जो बना है जनजाति पहचान के आधार पर, कि गारो, खासी और जयंती जनजातियों की मांग थी कि हमारा मेघालय राज्य बनाओ, तो इनका बन गया 1972 में, असम से अलग हो गई। फिर मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम भी राज्य बन गए। इनके बाद फिर मिजोरम बना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987 को बना है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तराखंड ध्यान रखना बेटा, 9 नवंबर 2000 को बना है। फिर झारखंड 15 नवंबर को, और अपना तेलंगाना 2 जून को, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो बना है 31 अक्टूबर को, और लद्दाख भी। और इस प्रकार से भारत में वर्तमान में 28 राज्य बने। कितने राज्य? 28 राज्य, और 28 राज्यों के साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। 28 राज्य है वह 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बन गई, और इस प्रकार से हमारे भारत का निर्माण हो गया। तो अब इस बेस के आधार पे हमें देखने होंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्वेश्चन कैसे पेपर में आते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, बड़े ध्यान से बताइए। पहला ही क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। देखो पहला क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बेटा कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया। मैंने पहले ही बताया था आर्टिकल 1 में, देखो ध्यान से, मैंने ही बोला था कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो आसान सी बात है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ये सही बात है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ये सही बात है, तो आर्टिकल 1 तो होगा सही। इंडिया शब्द संविधान में प्रयुक्त नहीं है, भारत अथवा इंडिया ये संविधान के शब्द है, ये प्रयोग है, ये होगा गलत। भारत के राज्यों के पास अलग होने का अधिकार नहीं है। हाँ, राज्य ध्यान का अलग होने का अधिकार नहीं, क्योंकि हमारा संघ अविभाज्य है, संघ नहीं तोड़ सकता। यह कथन सही है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 कौन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई डाउट किसी को? मैंने बताया है कि भारत जो राज्यों का एक यूनियन है, ठीक है, संविधान में नाम लिखा गया है, हमारे देश का नाम भारत भी है और वो इंडिया भी है। और बड़ी बात है, भारत अविभाज्य है, अविभाज्य संघ है, भारत को तोड़ नहीं सकते, राज्य अलग नहीं हो सकते, राज्य अलग नहीं होंगे भारत से। राज्य बन सकते हैं लेकिन राज्य अलग नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, देखो ध्यान से। प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया है, बिल्कुल सही बात। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश से है। देखो ध्यान से देखो, अनुच्छेद 2 क्या है देखते हैं। देखो अनुच्छेद 2 इंपोर्टेंट, जब मैंने आपको भी कराया था। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश से, इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। कहां से? नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। तो इसमें लिखा कि अनुच्छेद 2 बिल्कुल सही है, पहला भी सही, दूसरा सही। अनुच्छेद 3 राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में बदलाव की प्रक्रिया बताता है, बिल्कुल सही है। तो सारे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए, पढ़िए ध्यान से, कि संसद को किसी भी राज्य की सीमा बदलने के लिए उस राज्य की सहमति अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं। सहमति हो या ना हो, बस उस राज्य को दिखाता है, तो कोई सहमति नहीं है। गलत। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुच्छेद 3 के तहत कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है भैया, पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। बताया था ना कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही कोई भी बिल लोकसभा में पे पेश किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अनुच्छेद 3 लागू होता है। बिल्कुल सही बात है, तो 2 और 3 सही, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में सही विकल्प चुनिए। कह रहा है कि 1956 का राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम मुख्य रूप से भाषाई आधार पर था। हाँ जी, भाषा के आधार पर ही था। अगला, 1956 के बाद राज्यों की संख्या 14 हो गई। बिल्कुल सही बात है। इस अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश संख्या 6 कर दी गई। ये सही बात है। देखो अभी बताया मैंने आपको, देखो अभी कि जब हमारा देश हो गया था तो उसमें, यहां देखो कि उसमें 14 राज्य बताए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बताए गए थे। तो इस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि 14 राज्य हो गए थे भैया, 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, बिल्कुल हो गए थे, तो तीनों सही है। तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर दीजिए स्पीड से, पढ़िए आप लोग, कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान संख्या के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। बिल्कुल सही बात है। पहले 29 राज्य थे, कश्मीर को तोड़ के हमने कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो राज्य संख्या 28 है, सही है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 ये भाई, पहले 7 थे, फिर 2 ये आगे, 7 2 9 आगे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 2020 को हमने दमन दीप और दादरा नगर हवेली को बना दिया गया। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश ही गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट का आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि अनुच्छेद 4 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए किसी भी कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं माना जाएगा। इसमें 368 लागू नहीं है, 368 लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 4 संसद को नए राज्यों के गठन के लिए आवश्यक पूरक आकस्मिक प्रदान करने की अनुमति देता है। नहीं भैया, 3 करता है, 4 नहीं करता, गलत हो गया। अनुच्छेद 4 किसी भी विशेष बहुमत की आवश्यकता रखता है। नहीं, ये साधारण बहुमत का भैया, विशेष का नहीं है। तो क्वेश्चन केवल कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर पहला। हाँ भैया, अनुच्छेद 4 जो है इमरजेंसी में इमरजेंसी पूरक प्रावधान देता है, तो दूसरा सही है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस नाम से वर्णित किया गया है? कि भारत राज्यों का एक महासंघ होगा, संघीय राज्य होगा, किस प्रदेश होगा? भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था, और ऐसे क्वेश्चन एसआई के फेवरेट होते हैं बेटा। संविधान के किस आर्टिकल में नए राज्यों को संघ में प्रवेश कराने का प्रावधान है? नए राज्य जो आज तक नहीं है, जो आज नहीं है, जैसे पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान को यदि कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने, तो भारत में आएगा, भारत का एक राज्य बन जाएगा। कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नो रह गया। भारत में संघीय संविधान के बजाय राज्यों का संघ प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि संघ में राज्य अलग हो सकते हैं,
संघ में राज्य अलग होंगे, लेकिन संघीय में अलग होते हैं, संघ में अलग नहीं है, अलग नहीं हो सकते। तो देखते हैं, राज्यों के पास अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में तेलंगाना किस वर्ष राज्य बना? तो समझना कि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। तो कब बना है? 2 जून 2014 को बना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संविधान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में लागू हुआ है। कब को भैया? 31 अक्टूबर को लागू हुआ है, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 2020 के बाद कितनी है? बेटा आपको पता कि 26 जनवरी 2020 को हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8 है। नेक्स्ट बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1966 में हरियाणा के गठन के बाद विभाजित हुआ था? मतलब हरियाणा किससे अलग होकर बना था? तो बताया था कि हरियाणा बना था पंजाब से अलग होकर। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बड़े ध्यान से बताओ इसका आंसर आप सब लोग। क्वेश्चन है रीजन कथन, भारत को संघ कहा गया, भारत को संघ कहा गया, बिल्कुल सही बात है। राज्यों के पास अलग से होने का अधिकार नहीं है, इसलिए संघ कहा गया, बिल्कुल सही बात है। ए और दो दोनों सही है, ए और दोनों सही है, और ए एक की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों सही भी है और राज्य की व्याख्या भी सही करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, संसद किसी राज्य के नाम में बदलाव कर सकती है? बात बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है, और ऐसा अनुच्छेद 3 के साथ संभव है, बात बिल्कुल सही है, और ये इसकी सही भी है। तो ए और बी दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश और गठन से संबंधित है, बात बिल्कुल सही। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद नए राज्य का गठन नहीं कर सकती, हाँ पूर्व अनुमति चाहिए राष्ट्रपति की, पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति के बाद ही वोटिंग होगी, ठीक है। तो ए और 8 सही है, 8 सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही। 17 क्वेश्चन, भारत पूर्णतः संघीय देश है, पूर्णतः संघीय नहीं है, भारत एक संघ है, ठीक है, और एकात्मक की तरफ झुका हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसे कि यह भारत एक अर्ध संघीय देश है। तो ए गलत है बेटा। संसद राज्यों की सीमा बदल सकती है, हाँ भैया नाम भी बदल सकते, सब कर सकते संसद, तो ये सही है आर। ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिए, ध्यान से लिखा हुआ कि संविधान सभा ने भारत को संघ घोषित करते हुए मुख्य उद्देश्य क्या रखा? मुख्य उद्देश्य रखा कि संघ रहेगा तो केंद्र को शक्तिशाली बनाना है, नहीं जी। राज्यों को स्वतंत्र अधिकार देना, नहीं जी। केवल सांस्कृतिक समानता, नहीं जी। नए राज्यों की एकता जो सुनिश्चित करनी है कि राज्य सब एक साथ रहे, एक साथ रहेंगे तभी तो हमारा संघ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, संघ शब्द के प्रयोग से संविधान निर्माता का मुख्य उद्देश्य था कि भारत एक अभिन्न इकाई है, भारत टूट नहीं सकता। आगे बढ़ा, निम्नलिखित में किस प्रावधान का उद्देश्य है? संविधान की अखंडता बनाए रखना है। संविधान की जो अखंडता बनाए रखना, वो कौन से प्रावधान का उद्देश्य है बताइए? यह बोला कि भारत एक संघ है, नए शामिल कर सकते हैं, नए राज्य बना सकते हैं, तो उपयुक्त डी सही है बेटा, बिल्कुल। तो ये आपकी आज की क्लास है, तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो आप अपने पर, अभी तक मैं नहीं बोलता था, कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर कीजिए, ताकि आप लोग, यदि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचेगी तो हमको मोटिवेट मिलता है, और मोटिवेशन के बाद हम और फिर और जज्बात और मेहनत के साथ फिर हम आपके लिए सिलेक्शन के साथ में रैंक भी पक्की करके जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।